नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की परीक्षा के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस सीरीज़ में लगभग 200 से 250 एमसीक्यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ये इसका सेट नंबर 1 है। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है पंचायती राज अधिनियम 1947 वाली, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1947 में। अच्छा, इसमें मैंने कई सारी बातें और आपको बताई थी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था और विधानसभा से कब पास हुआ था। ज़रा देखो, विधानसभा से ये कब पास हुआ था? मैं एक्ट 1947 की बात कर रहा हूँ। विधानसभा से ये पास हुआ था 5 जून 1947 को, ठीक है? विधान परिषद से अगर पूछा जाए तो पास हुआ था 16 सितंबर 1947 को। 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद से पास हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? 7 दिसंबर 1947 को। तारीखें याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। और ये जो इसने स्वीकृति दी थी, ये अधिनियम अधिनियम 1935 की धारा 76 के तहत दी थी। और ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम था, अधिनियम 1947, ये गज़ट में कब प्रकाशित हुआ था? तो 27 दिसंबर 1947। सारी बातें याद रखो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं? ग्राम सभा की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ये भी सही है। पंचायत की अवधि कितनी होनी चाहिए, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण देना, ये गलत है। महिलाओं को 10% आरक्षण देना, ये भी गलत है। तो हमारे केवल सही उत्तर हो जाएँगे 1, 2 और 3, ठीक है? सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ज़रा, महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहा है ये अधिनियम, तो महिलाओं को आरक्षण मिला कितना? महिलाओं को महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है? महिलाओं को 10% नहीं, 15% नहीं, 33% आरक्षण की बात कही गई है। अच्छा, अगर हम पंचायत में आरक्षण की बात करें, पंचायत में आरक्षण, तो पंचायत में आरक्षण कहाँ-कहाँ दिया जाता है? या हम कहें, पंचायत में जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका वर्णन आपको कहाँ-कहाँ मिलता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। एक तो पंचायत में आरक्षण आपको देखने को मिलेगा संविधान में। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में पंचायतों को आरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बताओगे 243 का डी, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण पंचायतों का दिया जाता है या पंचायतों में दिया जाता है अ, किस धारा में? अगर आपको अधिनियम बोल दे, अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत पंचायतों को आरक्षण दिया जाता है या पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है, एससी को, एसटी को, वुमेन को, ठीक है? तो बताइए भाई। तो यहाँ से 2 बातें आप ध्यान रखोगे। धारा 11 का की 2 धाराएँ हैं। 2 धाराएँ कौन-कौन सी हैं? 2 और 3, ठीक? अच्छा, 2 और 3 में क्या-क्या है? हालाँकि जो चौथी धारा है, वहाँ भी आरक्षण की बात की गई है। लेकिन धारा 11 के 2 और 3 में आप ध्यान रखो, कौन-कौन सी बातें? आइए ज़रा समझ लेते हैं। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधानों के पदों को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित करेगी, ठीक है? ओबीसी के लिए आरक्षित करेगी। और एक धारा है, ये धारा 2 हो गया, और धारा 3, इसमें क्या कहा गया है? मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। इसमें कहा ये गया है, 1 मिनट में यहीं पर लिख देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि प्रधानों के या प्रधान के पदों पर प्रधान के पदों पर कुल संख्या जो होगी, प्रधान के पदों की जो कुल संख्या होगी, उसके 1/3 पर एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का आरक्षण होगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो?
तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है, वहाँ आरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो आप बताओगे धारा 2, 3 और 4, ठीक है? और संविधान में आरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो आप बताओगे आर्टिकल 243 का डी। क्लियर है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? ग्राम सभा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? मैंने कई सारी आपको धाराएँ बताई थी। कौन-कौन सी थी? आओ ज़रा समझ लेते हैं। 1 मिनट पहले मैं इसका आंसर आपको यहाँ बता दूँ, इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, ठीक है? हाँ, अब देखो मैंने धाराएँ कौन-कौन सी बताई थी। सबसे पहले आप ग्राम सभा की बात करो, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का वर्णन कहाँ-कहाँ पर है? क्या बता सकते हो आप मुझे? ग्राम सभा का वर्णन आपको संविधान में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि संविधान में ग्राम सभा किस आर्टिकल में है, तो आप बताओगे 243 का ए, ठीक है? 243 का ए। अगर मैं यही पूछूँ कि अधिनियम 1947 ये अधिनियम कौन-सा है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। अधिनियम 1947 में ग्राम सभा का वर्णन कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप मुझे बताओगे इसकी परिभाषा, कहाँ पर है? धारा है 2 का छ, ठीक? धारा 2 के छ में इसमें परिभाषा दिया गया है ग्राम सभा की। एक धारा और याद रखो, मैंने कई सारी धाराएँ आपको बताई थी। 5 से 6 धाराएँ, केवल और केवल वही याद करनी है। बाकी बहुत सारी धाराएँ दी हैं। वो अस्तित्व तो नहीं रखती हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स उन धाराओं से पूछे जाएँ। तो एक धारा आप याद रखो कि धारा 2 का टा। ये क्या है? अ, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था धारा 2 का टा। इसमें क्या है? इसमें है मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं। ठीक है? धारा 2 का ना क्या कहती है? तो याद रखिएगा, ये ग्राम की परिभाषा देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गाँव की परिभाषा कहाँ वर्णित है, तो बताओगे धारा 2 के नाम। एक धारा है, धारा 2 का जा, ठीक? क्या है इसमें? इसमें है ग्राम पंचायत की परिभाषा। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं धाराएँ लिख रहा हूँ, कुछ, ठीक है? और इन्हीं को याद रखना है। धारा 2 के जा में क्या है? ग्राम पंचायत की परिभाषा। एक धारा याद रखोगे आप 2 के जा का जा। इसमें क्या है? इसमें है वित्त आयोग की परिभाषा, ठीक है? एक धारा याद रखो, धारा 2 का भा। इसमें क्या है? इसमें है भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये सारी धाराएँ आप याद रखोगे। क्लियर बात? तो अब यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 का छा। इसी में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था, जो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की परिभाषा है, वो है धारा 2 का जा। ठीक? अब जा ये कहाँ पर है? ये तो इंग्लिश में लिखा है। तो अब जा को ज़रा काउंट करो। जा को जब आप काउंट करोगे तो 8वाँ शब्द आएगा। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, ठीक है? तो यहाँ पर 8वाँ कौन-सा है? ये है। तो आप अल्फ़ाबेटिकल तौर पर याद रखिएगा, कभी-कभी हो सकता है कि आपका जो हिंदी वर्ज़न हो पेपर का, उसमें इंग्लिश में ही दिया हो, ठीक है? हाँ, तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसलिए हो सके तो आप इंग्लिश में या तो याद करो या फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ज़रा, इसी में एक धारा दी है, धारा 3, इसके बारे में आओ चर्चा करते हैं। ये धारा 3 क्या है? धारा 3, ठीक? इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया ये गया है कि राज्य सरकार गज़ट में अधिसूचना जारी करके, राज्य सरकार गज़ट में अधिसूचना जारी करेंगी, जारी करके ग्राम सभा की या ग्राम सभा को स्थापित करेंगी। ये हटा दो, ग्राम सभा को स्थापित करेंगी। तो अब यहाँ से आप बात समझ पा रहे हो, ग्राम सभा की स्थापना कहाँ पर है? हाँ, ये है धारा 3 में। एक धारा आपके ऑप्शन में दी है 2 का सी, ये क्या है? 2 के सी में याद रखिएगा, 2 के सी में दांडिक कार्यवाही की परिभाषा दी है, ठीक है? हालाँकि इस तरह की धाराएँ आपसे नहीं पूछी जा सकती हैं, लेकिन आप चाहो तो एक सरसरी नज़र आप डाल सकते हो, ठीक है? इस तरह की धाराएँ आपसे पूछी नहीं जाएँगी एग्ज़ाम में।
अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन और है, आप ये बात समझिए यहाँ से, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें धारा 3 बी, 2 सी और धारा 3 और 2 का एच दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि ग्राम पंचायत को परिभाषित किसमें किया गया है? धारा 2 के एच में, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो धारा 2 का जा। अब इसमें ग्राम पंचायत की बात आ रही है, तो ग्राम पंचायत में एक बात आप समझो यहाँ से, ये किस अध्याय में है? क्या मुझे बता सकते हो? रिवीजन आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन मिले, तुरंत आप उसका जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन बनाने के एग्जाम में, रिवीजन तुरंत करा करिए। एक अध्याय है, अध्याय 3 का, ठीक है? ये क्या कहता है? ये कहता है ग्राम पंचायत के बारे में। ये क्या कहता है? ग्राम पंचायत के बारे में। अच्छा, ग्राम पंचायत से आप कुछ धाराएँ हमेशा याद रखो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले धारा 11 का याद रखिएगा, ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ 1947 एक्ट की, इसको आप पूरा फ़ॉलो करिएगा। लगभग 10 से 12 इसके सेट आएँगे, इसको आप पूरा फ़ॉलो करिएगा। अगर आपने इसको पूरा फ़ॉलो किया तो यकीन जानिए आपको धाराएँ रटनी नहीं पड़ेंगी। आप सारी धाराओं को मैं इतनी बार रिवाइज़ करवा दूँगा कि आपकी धाराएँ आपकी ज़ुबान पर होंगी। ठीक है? तो धारा 11 का ये क्या कहता है? ये कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान। आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत के प्रधान का अस्तित्व किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा 11 का। एक धारा है धारा 11 का खा। ये क्या है? इसमें दिया है प्रधानों का निर्वाचन। तो याद रखिएगा अध्याय 3 के का में क्या है? ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में कुछ धाराएँ हैं, धारा 11 का खा और 11 का का। याद रखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछे प्रधानों के निर्वाचन के बारे में कहाँ प्रावधान दिया गया है? 11 के खा में। ठीक है? एक धारा और याद रखो 12 का खा। क्या है इसमें 12 के खा में? ग्राम पंचायत की बैठकें। ग्राम पंचायत की बैठकें कहाँ पर हैं? धारा 12 के खा में। क्लियर बात? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था सारी की सारी मैंने धाराएँ लिख दी थी। भूमि प्रबंधक समिति कहाँ परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है, फा में नहीं है, खा में नहीं है, पा में नहीं है, यहाँ पर भा लिख लीजिए। ये हाँ, मिसप्रिंट है या हम कहें टाइपिंग एरर है, तो यही सही होगा। ठीक है? धारा 2 का भा। तो ये जो धारा 2 का भा है, इसमें है भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा। अब ज़रा ये जो धारा 2 का खा लिखा है, इसमें क्या है? इसमें है प्रौढ़ की परिभाषा, यानी कि एडल्ट कौन कहलाएगा? इसकी परिभाषा दी है। तो इसमें दिया है कि जिसने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली है, आयु प्राप्त कर ली है, वह प्रौढ़ है। ठीक है? हाँ। अब ज़रा एक बात समझो, भूमि प्रबंधक समिति से हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भूमि प्रबंधक समिति से क्या-क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, भूमि प्रबंधक समिति, ठीक? भूमि प्रबंधक समिति में आपको पता होना चाहिए, भूमि प्रबंधक समिति का सभापति कौन होता है? पता होना चाहिए आपको भूमि प्रबंधक समिति का उपसभापति कौन होता है? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति का सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधान। उपसभापति कौन होता है? तो आप याद रखिएगा उप प्रधान। हालाँकि 2005 से अब इस पद के लिए चुनाव करवाने बंद कर दिए गए हैं। और भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो आप बताओगे लेखपाल। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15, इसमें ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किया गया है। तो ये क्या है? दरअसल धारा 15 में ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, कौन-कौन से कार्य हैं? कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना और विकास करना, ये कार्य है। मैदानों और चरागाहों का विकास करना, ये भी कार्य है। भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना नहीं है, करना है, ये गलत हो गया। ठीक है? नेक्स्ट देखो, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, ये भी सही है। और डेयरी, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना, ये गलत है। इसमें सही कूट का चयन करें तो आपके सही कूट होंगे 1, 2 और 4।
यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 4। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य। ये कहाँ पर है? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, तो आपने एक अध्याय पढ़ा होगा, अध्याय है 4। इस अध्याय 4 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, ठीक है? कृत्य और प्रशासन। ये है अध्याय 4 का टाइटल और इसी में एक धारा है, धारा 15। 15 क्या कहती है? इसमें दिया गया है ग्राम पंचायत के कृत्य। तो ये बात आप याद रखोगे मोटी-मोटी आइडिया से कि ग्राम पंचायत के कृत्य कहाँ पर हैं? धारा 15 में। और अगर आपसे पूछे कि टोटल ग्राम पंचायत के कृत्य हैं कितने? तो आप संख्या में बताओगे 30। ठीक है? और ये 30 कौन-कौन से हैं? इसकी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपने डलवा दी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? हाँ, अब इसमें जो ये क्वेश्चन था आपका छठा, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है? अब ज़रा बढ़ो 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा ये कब स्वीकार किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज से मेरा आशय है 1961 की बात कर रहा है। तो 1961 से मेरा आशय है कि ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वाला अधिनियम, है ना? 1961 वाला। तो आपसे कह रहा है विधानसभा से ये कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा विधानसभा से इसे स्वीकार किया गया है 3 दिसंबर, 1 मई, 28 मई, 19 मई 1961 को। ठीक है? आओ ज़रा समझते हैं इसको। 1961 का अधिनियम, 1961 का जस्ट वेट अ मिनट अधिनियम 1961 ये विधानसभा से कब पास हुआ? विधानसभा से पास हुआ था सितंबर में, सितंबर 14, 1960। ठीक? विधान परिषद से कब पास हुआ था? तो याद रखिएगा 1 मई 1961 लेकिन विधान परिषद में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है? संशोधन सहित पास हुआ था और जब संशोधन सहित पास होगा तो फिर इसके बाद विधानसभा में फिर उसे स्वीकार किया जाता है। तो फिर ये 19 मई 1961 को विधानसभा पहुंचा और विधानसभा ने इसे स्वीकार किया। तो आपसे यही पूछा गया है कि विधानसभा ने इसको स्वीकार कब किया था? तो होगा 19 मई 1961। ठीक है? इसी अधिनियम को यानी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 को अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी? तो क्या बताओगे आप? राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी वो दी थी 29 नवंबर 1961 में और ये गज़ट में प्रकाशन इसका कब हुआ था? तो आप बताओगे 3 दिसंबर 1961 को। ठीक है? 3 दिसंबर 1961 तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का कर्तव्य क्या है? ग्राम सभा का कर्तव्य क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ो जरा, 1 मिनट। ग्राम सभा का कर्तव्य नहीं तात्पर्य है। ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से नहीं, ये नहीं है। ग्राम सभा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? तो वही ग्राम सभा का मेंबर होगा जो वहाँ की जो निर्वाचक नामावली होती है, उस निर्वाचक नामावली में इनका नाम हो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष और स्त्रियों का निकाय, नहीं, ये भी नहीं होगा। वयस्क पुरुष और स्त्री तो होते हैं, लेकिन वही स्त्री-पुरुष होते हैं जिनका निर्वाचक नामावली में नाम हो, ये भी गलत हो गया। निर्वाचक निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति, हाँ, ये सही है। ग्राम सभा में निवास करने वाले निवासियों से नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? तो यही तात्पर्य है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। पंचायतों का चुनाव कौन करता है? ये क्वेश्चन दिया है। तो पंचायतों का चुनाव कौन करता है? ये करता है राज्य चुनाव आयोग, है ना? इसमें ज़रा एक बात समझो, राज्य चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग में आप एक धारा याद रखो, ये अधिनियम 1947 की धारा है।
1947 की धारा 12 का बी, ये धारा आप याद रखोगे, आपसे पूछी जा सकती है। इस धारा में क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि सपोज़ करो ये कोई गाँव है, ठीक है? इस गाँव में प्रधान भी है और इस गाँव में सदस्य भी है। बात समझना? इनका क्या होना है? इनका होना है चुनाव, ठीक? इनका क्या होगा? चुनाव। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि इनका जो चुनाव होगा वो किसके अधीक्षण में होगा? तो याद रखिएगा, इनका चुनाव होता है जिला मजिस्ट्रेट के अधीक्षण में। जिला मजिस्ट्रेट के अधीक्षण में होता है। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट पर भी कौन नज़र गड़ाए बैठा है? इनकी निगरानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है राज्य चुनाव आयोग। कहाँ का? राज्य का। तो धारा 12 का बी कहता है कि गाँव के प्रधान या सदस्य का चुनाव जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाता है। ठीक है? तो राज्य चुनाव आयोग से आप यही बात याद रखिएगा कि प्रधान और सदस्य का चुनाव कहाँ पर वर्णित है? धारा 12 के बी में। और किसके द्वारा कराया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है? ठीक इसी प्रकार एक अधिनियम अभी आपने और पढ़ा था 1961। ये अधिनियम किसका है? ये अधिनियम है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। इसमें भी एक धारा है। धारा कौन-सी है? ये इसकी धारा है, इस अधिनियम की। धारा है 264 का पी। ठीक? ये क्या कहता है? याद रखिएगा ये कहता है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत इनका अगर निर्वाचन कराना है, इनका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। आयोग के अधीन होगा। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये दोनों आपके लिए धाराएँ इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जो थ्योरी क्लास कराई है, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायतों के निर्वाचन में भूमिका वाला चैप्टर, उसमें मैंने ये दोनों धाराएँ आपको कंप्लीट करवाई हैं और भी वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो वो आप वीडियो देख सकते हो। तो याद रखिएगा धारा 12 के बी में क्या है? गाँव में प्रधान और सदस्य का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। वहीं धारा 264 के बी में क्या है? अधिनियम 1961 के तहत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो मेंबर्स होंगे, उनका चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका 9वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था ऐसे-ऐसे फिगर बना के, ये एक फिगर बनाया था, ठीक? और एक ये फिगर बनाया था। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर सदस्य प्रधान है, इनका चुनाव करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट होता है और फिर वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10वीं का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके पर्यवेक्षण में काम करेंगे ये सब? या किसके पर्यवेक्षण में निर्वाचन होगा? यही होगा, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 11, सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? तो सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? क्षेत्र पंचायत प्रमुख तो करेगा नहीं, जिला पंचायत भी नहीं करेगा। ये पंच ही करते हैं अपने में से। ठीक है? अपने में से पंच ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। ये कह रहा है पंच, सहायक सरपंच और सरपंच ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो मैंने आपको बताया है, आप अधिनियम 1947 का पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया है। नियत प्राधिकारी, ठीक है? नेक्स्ट देखो 13, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है? आरक्षण की बात आ गई तो फिर यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इन टॉपिक्स को बार-बार रिवाइज़ किया करो और ये जो 1/3 आरक्षण है, ये मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। 1/3 आरक्षण किसे? महिलाओं को, ठीक? 1/3 आरक्षण महिलाओं को, ये किस धारा में है? मैं अगर बात करूँ अधिनियम 1947 की, तो धारा 11 अ, का दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने सारे बताए थे। इस बार मैं चौथे का डिस्कशन करूँगा। अच्छा, संविधान में आरक्षण का प्रावधान है क्या? अब देखो, आरक्षण 1/3 दिया जा रहा है महिलाओं को कहाँ पर है? धारा 11 का चौथा, ठीक? और क्या संविधान में भी इसका वर्णन है? तो आप बताओगे संविधान में हाँ है। एक आर्टिकल है 243 का डी,
यहाँ पर है केवल आरक्षण। अब मैं जा रहा हूँ महिलाओं के आरक्षण के पास। महिलाओं का आरक्षण। देखो, आर्टिकल 243 में डी में केवल इतना कहा गया है कि जो निचले वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपसे पर्टिकुलर अगर महिलाओं के आरक्षण की बात करेगा या पूछेगा, तो आपको जाना पड़ेगा एक आर्टिकल के पास। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 243, 243 का डी का तीसरा। ठीक? ये है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक? तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों का 1/3 महिला आरक्षण को दिया जाएगा या महिला आरक्षण के लिए रिज़र्व रहेंगी। महिला आरक्षित होंगी। यहाँ तक बात समझ पाए? तो आर्टिकल 243 के डी का तीसरा, आर्टिकल 243 का क्लॉज़ डी, सब क्लॉज़ 3 कहता है, पंचायतों में अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, तो जितनी भी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उन सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक? तो ये तो हो गया आर्टिकल 243 का डी का तीसरा। अब एक आर्टिकल संविधान में आपको और याद रखना है। कौन-सा? आर्टिकल 243 का डी का चौथा। तीसरे में क्या था? कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो 1/3 सीटें भरी जाएँगी, उनमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान करो। लेकिन डी का चौथा थोड़ा-सा बदल जाता है। बदल क्या जाता है? आओ ज़रा समझते हैं। पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए अध्यक्ष पदों के लिए महिला आरक्षण। 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण। तो देख रहे हो यहाँ पर अध्यक्ष पद आ गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए महिलाओं को आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आप ये बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, वो किस आर्टिकल के तहत? तो आप ये बताओगे। क्लियर बात यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट देखो। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है? तो किस धारा में की गई है? 11 का ए का चौथा। तो ये ऐसा ही हो जाएगा, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तत्पर रहिएगा। आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है? नेक्स्ट देखो 15, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम ये कब पास हुआ? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। 1947। ठीक है? हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947। अच्छा, कुछ अधिनियमों की बात कर रहा है ये। और मैंने आपको जब अधिनियम 1947 पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने कई सारे अधिनियम आपको बताए थे कि ये अधिनियम आपको याद रखने हैं। तो आओ ज़रा उन अधिनियमों को एक बार फिर से रिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है? हाँ, देखो, सबसे पहले आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, ये कब आया है? 1961, याद रखिएगा, सबसे पहला। दूसरा आप अधिनियम याद रखोगे, कौन-सा? दूसरा है संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत म्युनिसिपैलिटी अधिनियम। इसको याद रखिए कब आया था? 1916। तीसरा अधिनियम आप याद रखोगे, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम। ये कब आया? आप बताओगे 1959। आप एक अधिनियम और याद रखो, अधिनियम नहीं है, दरअसल वो आयोग है, इसको आप याद रखोगे। ये क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। कौन-सा आयोग है? मैंने कहा अ, विकेंद्रीकरण आयोग, विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? तो आप बताओगे 1995 में। ठीक? 5वीं बात आप याद रखो, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? तो आप बताओगे 23 अप्रैल 1994 में। एक यहाँ से अधिनियम आप और याद रखो, अधिनियम है संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत टाउन एरिया
टाउन एरिया अधिनियम 1914 में, ठीक है? ये अधिनियम है और ये आयोग है 1995 में। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1995। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? 1900 ओह! सॉरी, मैं गलत बोल गया क्या? विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1995, ठीक है? और राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? 1994, 23 अप्रैल को, ठीक है? ये सारी बातें आप याद रखें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है? तो याद रखिएगा 9 का का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 9 का का। यहाँ पर है मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार कहाँ पर आपको मिलता है? 9 के का में, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम में कि बहुत सारी धाराएँ हैं जो मैं आपको करवाऊँगा जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये धारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस धारा को मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। बहुत सारी धाराएँ हैं जो जो थ्योरी क्लास है उसमें डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, ठीक है? हाँ, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है? आंसर होगा 9 के का में। अच्छा, इसी में एक बात और लिखी है। इसी में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष का नहीं हुआ है, आप ऐसे समझो यहाँ पे, यहाँ समझो। सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक? ये कोई व्यक्ति है और ये 21 वर्ष की आयु इसने अभी नहीं प्राप्त की है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? इसी धारा में लिखा है कि अब ऐसी स्थिति में होगा ये कि ये व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य क्या बनेगा? क्या ग्राम पंचायत का कोई पदाधिकारी बनेगा? तो अगर इसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो याद रखिएगा ये पंचायत का ग्राम पंचायत का ना तो सदस्य बनेगा और ना ही पदाधिकारी बनेगा। यानी कि ये इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए ये सारी बातें भी कहाँ लिखी हैं, तो इसी धारा में, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हाँ, 17। जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो कितने दिनों के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा 30 दिनों के अंदर-अंदर ऐसी बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो यहाँ से मैं इसी में बता देता हूँ आपको। एक अध्याय है, अध्याय 3, इंक बदल लेता हूँ। एक अध्याय है, अध्याय 3, ठीक? इस अध्याय 3 में क्या कहा गया है? इस अध्याय 3 में है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य दिया गया है अध्याय 3 में और इसी अध्याय 3 में एक धारा दी गई है, धारा है 11। इसी धारा 11 में क्या कहा गया है? इसी धारा 11 में कहा गया है कि यदि टोटल जो भी सदस्य हैं ग्राम सभा के सदस्यों का 1/5 भाग क्या करे? यदि मांग करे कि बैठक बुलवाओ, 1/5 सदस्य यदि मांग करें कि बैठक बुलवाओ, तो तुरंत 30 डेज़ के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी प्रधान के द्वारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से आपको धारा भी याद रखनी है, ठीक है? अध्याय याद रखो या ना रखो, इट डज़न्ट मैटर। फिलहाल फिर से समझो, ग्राम सभा के कुल सदस्य टोटल जितने भी सदस्य होंगे, उसका 1/5 भाग यदि बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित कर दें, यदि मांग करें, तो कितने दिनों के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी? याद रखिएगा 30 डेज़ के अंदर-अंदर, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? तो नोटिस 15 दिन पहले दिया जाता है। जब भी कभी ग्राम अ, सभा की बैठक होगी, उसके 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा कि भई आ जाओ, फला तारीख को बैठक होनी है, आप लोग आ जाइए। ठीक है? नेक्स्ट देखो, अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफ़ारिशें दी थीं? तो अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफ़ारिशें दी थीं? 132 दी थीं। अशोक मेहता कब आए थे? 1977 में और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी, है ना? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन-सी धारा है, जो ग्राम प्रधानों के चयन की बात करती है? आ जाओ समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की कौन-सी धारा है, पंचायती राज अधिनियम की, जो ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? 11 का बी, 12 का बी, 16, 15
कौन है भाई? इसमें है 11 का बी यानी कि धारा है 11 का खा। मैंने बताया था आपको, ठीक है? धारा 11 के खा में क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि प्रधानों का प्रधानों का निर्वाचन कौन करेगा? प्रश्न ये उठता है, कौन करेगा? करेगा जो प्रधान जहाँ से चुना जा रहा है। सपोज़ करो ये प्रधान है, प्रधान का ये क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। तो वही मैं लिख रहा हूँ, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ठीक है? ये निर्वाचन क्षेत्र है और इसी में एक निर्वाचक नामावली होगी, यहाँ पर पंजीकृत लोग कई सारे होंगे, इन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रधान की हाँ, प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक धारा दी है 12, तो 12 में क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। आप इस धारा के भी जो उप क्लॉज़ हैं, उनको आप याद रखिएगा। धारा 12, धारा 12 आइए समझते हैं इसको, क्या कहता हूँ? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए धारा 12 में क्या है? धारा 12 में है ग्राम पंचायत की स्थापना। अच्छा, अब धारा 12 के सब क्लॉज़ हैं। कौन-कौन से? धारा 12 का क्या है इसमें? इसमें है निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए। इसके बाद है खा, इसमें क्या है? प्रधान और सदस्यों के भत्ते, ठीक? का, खा और एक और याद रखो, इसी का में ही याद रखो एक, धारा 12 का, ये है। 1 मिनट में गड़बड़ लिख के आऊँ थोड़ा-सा, इसको हटा दो। ये मैंने एरर कर दिया यहाँ पे। धारा 12 का काम है निर्वाचन की रीति, ठीक है? और निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए? निर्वाचन की रीति होनी चाहिए गुप्त मत पत्र के द्वारा, ठीक है? थोड़ा एरर आप करेक्शन कर लो। इसके बाद का में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्रधान और सदस्यों के भत्ते। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधान और सदस्यों के भत्ते किस धारा में हैं, तो आप याद रखोगे धारा 12 के का में, ठीक है? इसके बाद आप आओ खा में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की बैठकें। तो याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा आप। ग्राम पंचायत की अगर आपसे बैठकों की बात करेगा तो धारा 12 के खा में है, ठीक है? इसके बाद एक और याद रखो खा के खा। इसमें क्या है? पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण कौन करता है? ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ तक बात समझ पाए? हाँ, तो ये धाराएँ आपको ज़ुबान पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 ग्राम सभा के कार्य धारा 11 के 5 के अंतर्गत कौन-कौन से कथन सही हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम सभा के जो कार्य हैं, वो धारा 11 के 5 में कौन-कौन से दिए गए हैं। तो इनको पहले आप यहाँ पर नोट करो। यहाँ पर देखो, धारा 11 ठीक? धारा 11 में क्या कहता है? 11 में कहता है कि ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य, बात समझना? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। अब ज़रा देखो धारा 11 में ही कृत्यों की बात की गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है 11 के जो सब क्लॉज़ होंगे, उप क्लॉज़, उन्हीं में किसी में एक कृत्य की बात की गई होगी। तो उनमें से एक उप क्लॉज़ है या हम कहें सब क्लॉज़ है धारा 11 का 5। इसमें कहा गया है ग्राम सभा के कृत्यों के बारे में। इसमें ग्राम सभा की कृत्यों के बारे में दर्शाया गया है। सबसे पहला कृत्य क्या है? जिसका वर्णन किया गया है धारा 11 के 5 में। ये याद रखिएगा आपसे पूछे जा सकते हैं। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, ठीक है? ग्राम सभा के लिए ये काम क्यों सौंपा गया है? अगर सपोज़ करो सामुदायिक कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम आया है, तो श्रम कहाँ से आएगा? लेबर कहाँ से आएगा? लेबर तो ग्राम सभा के पास ही है ना। पंजीकृत नामावली में जित कई सारे लोग पंजीकृत होंगे, उन्हीं में से वही लोग श्रमदान करेंगे और वही लोग अंशदान करेंगे। तो वही कह रहा है ये वाला क्लॉज़ कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाने का काम किसका होगा? ग्राम सभा का।
दूसरा इसका काम क्या है? ग्राम सभा से संबंधित ग्राम सभा से संबंधित जो विकास योजनाएँ हैं, विकास योजनाओं की या हम कहें विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना। हिताधिकारी की पहचान करना। ठीक? अब एक बात समझो, ग्राम सभा का ये काम है कि अगर ग्राम सभा के लिए विकास योजना कोई आई है, तो उसके कार्यान्वयन के लिए कौन लाभार्थी हो सकता है, कौन सबसे निचला वर्ग है, उसकी पहचान करना और फिर उन तक वो विकास योजना का लाभ पहुँचाना। ठीक है? हाँ, तीसरा क्या है? तीसरा है ग्राम सभा से संबंधित ग्राम सभा से संबंधित विकास योजनाओं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना। ठीक? तो आप देख रहे हो, ग्राम सभा का ये वाला काम क्या था कि जो लाभार्थी है उसकी पहचान करना। फिर दूसरा काम क्या है? जो लाभार्थी है उस तक सहायता पहुँचाना। तो ये 3 काम आप याद रखिए ग्राम सभा के। अब वापस आओ ज़रा अपने ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है? सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाना, बिल्कुल सही है। श्रम, लेबर जुटाना, ठीक है? वही स्वयंसेवक हो जाएँगे। और दान देना, ये सही है। समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान करना, बिल्कुल सही है। ठीक है? हाँ। और गाँव के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता देना, ये तीनों सही हैं। ठीक? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे में आओ, ग्राम पंचायत की स्थापना करना, बिल्कुल गलत है। ये काम ग्राम सभा का थोड़ी होता है। मैदानों व चरागाहों का विकास करना, ये ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम सभा का नहीं है। ठीक है? तो ये दोनों गलत हो गए। तो 1, 2 और 3 ये वाला सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? एक मैंने आपको धारा बताई थी, धारा 11 का 5 क्या है इसमें? इसमें है ग्राम सभा के कृत्य, याद रखिएगा। फिर मैंने आपको एक धारा बताई थी, धारा 15 इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत के कृत्य। तो अंतर समझो, अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत के कृत्य कहाँ है? 15, ग्राम सभा के कृत्य कहाँ है? 11 के 5 में। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 30। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए? कहाँ पर है भाई बताओ? तो 11 के 3, 14 का 6, 15 का 7 या फिर 12 का 3। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। ये कौन-सा है? ये है 12 का 3। आओ ज़रा इसको एक बार समझ लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, यहीं पर आप देखो, स्लाइड ब्लैंक लगी नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो ज़रा। पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होगा? ये कहाँ पर है? तो आप याद रखिए धारा 12 के 3। सबसे पहले आप धारा 12 को उठाओ। धारा 12 क्या कहता है? कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक? ग्राम पंचायत की स्थापना। एक धारा याद रखो, धारा 12 का 3 क्या कहता है? धारा 12 का 3 ये कहता है कि जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत अपनी बैठक की या हम कहें अपनी बैठक के के दिनांक से 5 साल तक रहेगी। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की जिस दिन पहली बैठक होगी, उस दिनांक से लेके 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 14, 15 और 11 ये धाराएँ दी हैं, तो एक बार रिवीज़न फिर कर लो इनको। धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है प्रधान का हटाया जाना। ठीक? धारा 11 में क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। फिर एक बचा है आपका धारा 15। क्या मैंने आपको बताया था? धारा 15 में मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत के कृत्य। ठीक है? तो ये धाराएँ आप एज़ इट इज़ याद रखिए, रिवीज़न करिए बार-बार। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हाँ, 23 24 पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जो ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है?
ग्राम पंचायतों को परिभाषित करने के लिए मैंने आपको बताया था शुरू में, कौन-सी धारा है? धारा है 2 का जा, यानी कि एच, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में कब से की? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है? हाँ, तो ये हमारा पहला सेट है, अधिनियम 1947 का। तो इसको पूरा देखिएगा और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ इसको आप लगातार फॉलो करिए, चूँकि अगर आपने फॉलो करी तो आपको बहुत सारी धाराएँ मैं इसी सीरीज़ में आपको बार-बार रिवाइज़ करवाऊँगा। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको एज़ इट इज़ याद हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।